मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कुछ स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे। स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन बिंदुवार नोट्स की तरह है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उनको याद भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि जो छोटे बिंदु होते हैं और जो सरल होते हैं, अगर एग्ज़ाम में हमारे वो गलत होते हैं तो हम फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप एकदम याद कर लीजिए, और यहाँ से प्रश्न अगर आते हैं तो प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कठिन प्रश्न सारे लोगों के लिए कठिन होगा। ऐसा नहीं कि आपके ही लिए कठिन है। तो कठिन प्रश्न को करते हुए सरल प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना है। यही एग्ज़ाम को अच्छा बनाने का तरीका है। तो चलिए कुछ बिंदु हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्मरणीय तथ्य है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, मुगल काल को, गुप्त काल को, कुषाण काल को, तो उनमें सबसे जो सही जवाब है गुप्त काल। तो गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस गुप्त काल में मंदिरों वास्तुकला का बहुत ही निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक तथ्य है, कला शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की संख्या ऋग्वेद की संख्या 4 है, और यहीं पर सबसे पहले ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला तथ्य है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला अगर पूछा गया किस भाषा का शब्द है, तो कई विकल्प दिया जा सकता है, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत, अरबी। तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे देखते हैं, आर्ट, अंग्रेजी में आर्ट कहेंगे, शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ है। 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। और वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र की रचना की है, और उस पुस्तक में 64 कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ है 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ है, और वात्स्यायन मुनि का जो कामसूत्र रचना है उसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को याद किए रहिएगा। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ है, और वात्स्यायन मुनि का जो कामसूत्र है और उस कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र की टीका पंडित सुधर ने लिखा है जय मंगला के नाम से, और उसमें 6 तत्व दिए गए हैं, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदृशता, वणिका, भंग। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्मरणीय तथ्य है जो हमें याद करना है, और ये कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, तो सबसे पहले याद करना है कि कला विलास किसकी पुस्तक है, क्षेमेंद्र की पुस्तक है, और इसमें इन्होंने 64 जो है जन उपयोगी कला का वर्णन किया है। इस पुस्तक कला विलास में जो है 64 जन उपयोगी कलाओं का वर्णन है, 64 सुनारों की कलाओं का वर्णन है, 64 वेश्याओं की कलाओं का वर्णन है, 10 भेषज कलाएं हैं। तो कला विलास में कितने भेषज कलाएं हैं? 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं हैं, और 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा है कि क्षेमेंद्र की जो पुस्तक है कला विलास, तो उन्होंने कला विलास में कई संबंधी कलाओं का वर्णन किया है, जैसे 64 जन उपयोगी कला, 64 सुनारों की कला, 64 वेश्याओं की कला। तो जन उपयोगी, सुनारों और वेश्याओं की कला की संख्या 64 है। 10 भेषज कलाएं हैं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं हैं, 32 कलाएं धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी
कलाओं का वर्णन क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में हुआ है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टॉपिक, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला है हीगेल महोदय जो है ने कला का वर्गीकरण किया है, और किस नाम से किया है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से हीगल महोदय का कला का वर्गीकरण देखा जाता है। ठीक है, तो हीगल महोदय ने कला का वर्गीकरण हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से किया है, और इसमें इन्होंने ललित कला के 5 कलाओं का वर्णन किया है। तो ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो कला 2 प्रकार की होती है, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। ठीक है, ललित कला जो होता है वो आत्मिक सुख प्राप्त करता है, ललित कला में आत्मिक सुख मिलता है, जबकि उपयोगी कला का जो वर्णन है उसमें भौतिक सुख मिलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कला 2 प्रकार की हैं, उपयोगी कला और ललित कला। ललित कला में आत्मिक सुख मिलता है और उपयोगी कला में भौतिक सुख मिलता है। ठीक है, अब आते हैं ललित कला की बात कर लेते हैं। ललित कलाओं के 2 भेद हैं। ललित कलाओं के 2 भेद हैं। एक पहला भेद है रूपप्रद कलाएं और दूसरा अरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं। तो यहाँ पे अगला जो बिंदु है उसका अध्ययन करते हैं। चित्रसूत्र। चित्रसूत्र में जो केस के प्रकार हैं, जो बालों के प्रकार दिखाए गए हैं, उसमें 5 प्रकार के बालों का वर्णन किया गया है। तो चित्रसूत्र के विषय में जान लेते हैं। जो चित्रसूत्र है वो मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मार्कंडेय मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उसके 3य खंड में अध्याय 35, ठीक है, अध्याय 35 से लेकर 43 तक, 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्रम का प्रकरण है। और इसमें अगर देखें तो टोटल 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। ठीक है, तो चित्रसूत्र की बात करें तो मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3य खंड के अध्याय 35 से लेकर 43 तक 9 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 9 अध्याय हैं। इन अध्यायों में चित्र के आयाम, प्रमाण, सामान्य नियम, आकृति के लक्षण, रंग, रेखा, रूप, भाव, चित्र सामग्री, चित्र के गुण दोष, इन सभी की चर्चा की गई है। ठीक है, अब आते हैं जो चित्रसूत्र में केसों के प्रकार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार के केस बताए गए हैं। ठीक है, उन 5 प्रकार के केसों को देख लेते हैं। पहला है कुंतक, दूसरा है दक्षिणावर्त, तीसरा है तरंग, चौथा है वारिधारा और 5वां है जूटसर। कुंतक में लंबे सुकोमल केस होते हैं। जिनके केस लंबे सुकोमल होते हैं वो कुंतक बाल कहलाते हैं। दक्षिणावर्त, दाहिनी ओर मुड़े हुए केस दक्षिणावर्त कहलाते हैं। तरंगधर, लहरदार जो केस होते हैं वो तरंग में आते हैं। और वारिधारा में जल के समान सीधे जो केस होते हैं उन केसों को वारिधारा नाम दिया गया है। जूटसर, घने बिखरे मुड़े केस जूटसर कहलाते हैं। ठीक, अब इसी में चित्रसूत्र में नेत्रों के भी प्रकार दिए गए हैं। अब देखिए नेत्र कितने प्रकार हैं चित्रसूत्र में। तो चित्रसूत्र में नेत्र 5 प्रकार का वर्णन किया गया है। चित्रसूत्र में नेत्रों के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला चपलाकृति। चपलाकृति नेत्र धनुष आकार के नेत्र होते हैं। धनुष आकार के नेत्र जो चपलाकृति नेत्र होते हैं। ठीक, दूसरा है उत्पल पत्रभा, नील कमल के समान नेत्र जो होते हैं उनको उत्पल पत्रभा नेत्र कहते हैं। तीसरा मतोस्तद्रा, मछली के समान नेत्र। चौथा है पदम पत्र निभा, कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र। और 5वां है समाकृत गोलाकार नेत्र। ठीक, तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों का वर्णन किया है। ठीक, अब आते हैं रंग की बात करते हैं। चित्रसूत्र में 5 प्रधान रंग हैं। याद कर लीजिएगा, चित्रसूत्र में प्रधान 5 रंग हैं।
ठीक है। कितने रंगों का वर्णन है? 5 प्रकार के रंगों का वर्णन है चित्रसूत्र में। वो कौन कौन से हैं? श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण, नील। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चित्रसूत्र में कौन सा रंग नहीं है या कौन से रंग चित्रसूत्र में वर्णित हैं। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार के प्रधान रंग माने गए हैं: श्वेत, पीला, रक्त लाल, कृष्ण काला और नीला। ठीक, आगे आते हैं, वर्तना की बात करते हैं। तो चित्र में 2 प्रकार की वर्तना को छाया कहते हैं, शेडिंग का प्रयोग बताया गया है। तो चित्रों में 2 प्रकार की वर्तना, जिसको छाया कहते हैं, अंग्रेजी में शेडिंग कहते हैं, 2 प्रकार का बताया गया है। एक बताया गया पत्रजा रेखिका, दूसरा बिंदुजा। पत्रजा और बिंदुजा। ठीक, अब अगला जो टॉपिक महत्वपूर्ण है या बिंदु जो है वो रसों से संबंधित है। अब आते हैं, रसों की संख्या कितनी है? 9 है। रसों की संख्या 9 है। और सबसे पहले आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया। ठीक, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा, भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति। भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति, ये नाट्यशास्त्र में वर्णन किया गया सबसे पहले रस सिद्धांत का, और इसका वर्णन किया आचार्य भरतमुनि ने। ठीक, तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसका है? आचार्य भरतमुनि का है। और इसमें जो रसों की संख्या दी गई है वो रसों की संख्या केवल 8 बताया है। भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? 8। ठीक, और वैसे 9 रस हैं, लेकिन भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। याद किए रहिएगा, यहाँ से गलती हो सकती है। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है और रस 9 है। और अगर कुल रस पूछे जाए तो रसों की टोटल संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर जो 9 रस हैं, उन रसों के जो चित्रण होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। तो 9 रस में सबसे पहला जो रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस। ठीक है, तो रसों का राजा कहते हैं श्रृंगार रस को। ठीक, तो श्रृंगार रस के जो चित्र होते हैं उनमें लावण्य युक्त रेखा होती है तथा कोमलता और कांति होती है। तो लावण्य युक्त रेखा, कोमलता और कांति किस रस के चित्रों में होता है? श्रृंगार रस में होता है। हास्य रस के चित्र में बौने आदि बनाए जाते हैं जिससे हंसी आए। करुण रस में अगर देखा जाए तो विरह, याचना और दयनीयता, एक करुण रस के चित्रों की विशेषता है। रौद्र रस की बात करें तो क्रोध, कठोरता, विकरालता, ठीक, और चमकते शस्त्र आदि, ये सब रौद्र रस में वर्णित किए जाते हैं। वीर रस की बात करें तो प्रतिज्ञा, वीरता आदि का वर्णन इसमें किया जा सकता है। भयानक रस में क्रूरता, भयानक रस में क्रूरता दिखाया जाता है। विभत्स रस के चित्रों में शमशान, कापालिक, गंदे वस्तु, ये सब दिखाए जाते हैं विभत्स रस में। अद्भुत रस में रोमांच, चिंता, विनय आदि, ये सब अद्भुत रस के चित्रों में दर्शाया जाता है। ये अद्भुत रस के चित्रों की विशेषता मानी जाती है। शांत रस में सौम्य, ध्यानस्थ आकृतियों का चित्रण होता है शांत रस में। ठीक, तो इस प्रकार से जो चित्रों से संबंधित, रसों से संबंधित जो चित्र हैं उनका अध्ययन हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे आज इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। नमस्कार।